हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास आपको पता है कि कहाँ लोकेट करता है साहित्य में। तो एक बार साहित्य वाला जो मैप बनाया था छोटा सा बनाएंगे ताकि आप समझ पाए कि उपन्यास जो विधा है साहित्य की वो कहाँ लोकेट करती है। तो आपको बताया गया था कि वाङ्मय जिसमें सब कुछ मौखिक लिखित जो सब कुछ है सारा आ जाता है। और वाङ्मय के कल वाली क्लास में 3 प्रकार बताए गए थे। इससे पहले भी एक सेशन हुआ था डिटेल बेस पे। वार्ता, शास्त्र और साहित्य। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूँ। तो अभी 10-15 मिनट में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबों में चीजें उलझी हुई हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? साहित्य। आपको पता है कि वार्ता में जहां पे अर्थ का महत्व ज्यादा होता है, शब्दों का महत्व नहीं। बातचीत में अर्थ का महत्व ज्यादा होता है, शास्त्र में शब्दों का महत्व ज्यादा होता है, और साहित्य में शब्द और अर्थ परस्पर अपने महत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये पढ़ा था आपने, ठीक। साहित्य के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। जैसे टेबल बनवा रहा हूं ऐसे ही बनाना है, ठीक है। एक होता है पद्य, जिसको आप काव्य कहते हैं, कविता कहते हैं, ठीक है, तो पद्य। दूसरा गद्य, और तीसरा होता है चंपू काव्य। तो जो चंपू काव्य होता है वो दोनों का मिश्रित रूप है। तो जिसमें गद्य और पद्य दोनों आ जाए तो वो चंपू काव्य होता है। क्योंकि हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यास एक गद्य विधा है, तो हम गद्य पे आएंगे और देखेंगे कि गद्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं। गद्य में एक होता है कथात्मक, कथात्मक गद्य, ठीक है। एक होता है दृश्यात्मक गद्य। एक तीसरा होता है विचारात्मक गद्य। ये पूरा सिलेबस आ जाएगा इसमें आपका भी, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले वो टॉपिक कहाँ लोकेट करता है आपको ये समझना होगा। उसके बाद एक एक सीढ़ी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल पे। तो विचारात्मक गद्य, और फिर जो चौथा टाइप है इसमें अन्य गद्य विधाएं आ जाती हैं, जिसमें सारी ही आ जाती हैं जो बची हुई हैं, अन्य गद्य विधाएं, ठीक है। उपन्यास का संबंध जो है वो कथात्मक गद्य से है। तो हम यहाँ पे आ गए। अब कथात्मक गद्य में 2 चीजें आती हैं। एक होता है कहानी और दूसरा होता है उपन्यास, ठीक है। तो इसमें 2 लेवल बनाइए। एक में लिखिए कहानी और एक में लिखिए उपन्यास। तो साहित्य में उपन्यास कहाँ लोकेट करता है ये एक नक्शा बनाया आपने, और इस नक्शे में आप देख पा रहे हैं कि उपन्यास यहाँ पे है। तो आपसे कोई पूछे उपन्यास क्या होता है तो आप कहेंगे कि उपन्यास गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। गद्य में ये कथात्मक गद्य के अंतर्गत आता है जिसमें कथा होती है। दृश्यात्मक गद्य में निबंध आते हैं, नाटक आते हैं। विचारात्मक में निबंध आते हैं। अन्य गद्य विधाएं में जो बाकी की आपका यूनिट 10 है वो पूरा आ जाता है, ठीक है। तो उपन्यास एक कथात्मक गद्य है। उपन्यास के बारे में अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उपन्यास क्या है, किसे हम उपन्यास कहेंगे, उपन्यास और नॉवेल में क्या संबंध होता है, क्या ये नॉवेल का हिंदी अनुवाद है, बांग्ला साहित्य से इसका क्या संबंध है, और पश्चिम में जो नॉवेल की परंपरा है उससे क्या संबंध है, नवजागरण को लेकर के उपन्यास के साथ क्या संबंध है। क्योंकि आप विभिन्न साहित्य की किताबें पढ़ेंगे, विभिन्न आलोचकों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उपन्यास को लेकर के लोगों ने कई सारी चीजें बोली हैं, ठीक है। तो उपन्यास को डिफाइन कर रहे हैं, उपन्यास को लेकर के इतनी बातचीत क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र में उपन्यास पे बातचीत नहीं की गई है।
भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य क्या है, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, ठीक है, और काव्य के कारण कौन कौन से हैं इस पे बात की गई। कविता केंद्रित ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा नाटकों पे बात की गई है। आपको पता है कि जो गद्य साहित्य है ये आधुनिक युग में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। मध्यकालीन प्रवृत्तियों के बाद जब आधुनिक कालीन प्रवृत्तियां आती हैं जिसमें ईश्वर की जगह मनुष्य केंद्र में आता है, जिसमें परलोक की जगह इहलोक केंद्र में आता है, मनुष्य की चिंताएं केंद्र में आ जाती हैं, ठीक है, और मनुष्य की समस्याएं केंद्र में आ जाती हैं। और जब आप देखेंगे कि भारतीय परिवेश में कोई भी साहित्यिक विधा का समाज से गहरे संबंध होता है, ठीक है, गहरे स्तर पे संबंध होता है। साहित्यिक विधाओं का समाज से गहरे स्तर पे संबंध होता है, ठीक है। तो साहित्य और समाज, जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वैसे साहित्य बदल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध होता है, दोनों कंप्लीमेंट्री होते हैं। साहित्य बदलने से समाज बदलता है, समाज बदलने से साहित्य बदलता है। बहुत सारे चिंतकों ने कहा कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जो समाज के आगे जलती हुई मशाल हो, जो समाज को दिशा दिखाए। और इसी मायने में एक साहित्यकार का कर्तव्य बढ़ जाता है, एक लेखक का कर्तव्य बढ़ जाता है कि वो सामाजिक कुरीतियों पे, सामाजिक विसंगतियों पे, समाज में जो पोंगापंथी है, जो रूढ़िवादिता है, उस पे लिखे और सबको उजागर करे। इसी संदर्भ में प्रेमचंद ने कहा कि एक साहित्यकार का कार्य बस इतना ही है कि समस्या कहाँ है समाज में ये बता दे। समस्या का समाधान नहीं बताना है, समस्या का समाधान पाठक खुद ढूंढ लेगा। उपन्यास का संबंध समाज की बदलती हुई इन्हीं परिस्थितियों से है, ठीक है। कल आप लोगों ने 7:30 बजे वाली क्लास में इतिहास बोध पढ़ा। तो जब हम उपन्यास का इतिहास की बात करेंगे तो दरअसल उपन्यास को लेकर के समझने का किसी लेखक का जो नजरिया है उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अच्छा रामचंद्र शुक्ल ने उपन्यास को लेकर के क्या लिखा है अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में, ठीक है। डॉक्टर गोपाल राय ने किताब लिखी है हिंदी उपन्यास का इतिहास। तो किताबों के नाम मैंने बोला था आप लोगों को बताऊंगा, नोट करना है इन किताबों के नाम। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, आपको उपन्यास के बारे में वहां पे उनके इतिहास में लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है पहली जानकारी वहां से मिलती है। उसके बाद उपन्यास में इंपॉर्टेंट जो है, जैसे उपन्यास का इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो गोपाल राय की बहुत शानदार किताब है जिन्होंने नवजागरण से जोड़ करके बताया है, ठीक है, हिंदी उपन्यास के इतिहास को। और इसी के साथ ही डॉक्टर बच्चन सिंह की जो किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, वहां से भी हमें पता चलता है, क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ये दोनों जोड़ेंगे तब हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा होता है। बीच में चाहे तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास भी या विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास भी आप लोग जोड़ सकते हैं। तो ये तीन किताब अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जो चीजें छूटी रहती है वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। इसके साथ ही 2012 में एक किताब आई थी। तो 2012 के बाद जो लोग नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें एडवांटेज मिल गया, हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ठीक है। और जिसका अगले ही 2 साल में 14 में फिर दूसरा संस्करण भी आ गया था। तो ये किताब, इस किताब में हिंदी उपन्यास का विकास के संबंध में लिखा गया है और इसमें आरंभ से लेकर के समकालीन युग तक के जो भी उपन्यास हैं उनका स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। और उसमें उपन्यासकारों के नाम, वर्ष और कुछ उपन्यासों के बारे में भी बताया गया है कि उन उपन्यासों में क्या दिया गया है। कहीं कहीं उसमें पात्रों के कथन भी दिए गए हैं और कहीं कहीं उसमें रचनाकार या आलोचक ने क्या बोला है उसको भी दिया गया है, ठीक है। तो जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड आपको रीडिंग्स बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, जो सामान्य तौर पे बच्चों को नहीं बताया जाता है, गाइड वगैरह ही पढ़ते हैं। तो ये दिक्कत है, किताबों के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके बिना आपकी पीएचडी हो नहीं पाएगी, न असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो रीडिंग्स में पहली किताब आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में जो रामचंद्र शुक्ल,
ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, तो उसमें उपन्यास वाला सेक्शन ज्यादा नहीं है, उसको पढ़ना है। ठीक। इसके बाद उपन्यास के संबंध में जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो है उपन्यास का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय। किताब अगर आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पाएंगे तो चिंता की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्लास में तो यही फायदा है, इस क्लास में आपको यही फायदा है कि सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। लेकिन किताबों के नाम आपको पता होना चाहिए, अगर खरीद सकते हैं तो खरीद के रख लीजिए, काम पड़ेगा इनका आपको। अगर आगे आप इसी फील्ड में है, असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो इन किताबों की जरूरत पड़ेगी, इनके बिना नैया पार नहीं होगी। ठीक है। अभी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब समय मिले तब पढ़ लीजिए। क्रक्स मैं बता दूंगा, पूरी समरी बता दूंगा, एनालिसिस बता दूंगा, परेशान नहीं होना है। हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय का। मधुरेश का है हिंदी उपन्यास का विकास, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद जो इतिहास में दूसरी इंपॉर्टेंट किताब है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास बच्चन सिंह। और लास्ट में एक किताब जो है हिंदी का गद्य साहित्य। सर नगेंद्र को भी ऐड कर सकते हैं ना, उनके भी हाँ कर लिखित सकते हैं, उपन्यास कर में। सकते कर सकते संपादित किताब है, ऐड कर सकते हैं, उसमें लोगों ने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी इतिहास के ग्रंथों को ऐड कर सकते हैं, उन्होंने क्या लिखा है। इससे ज्यादा जितना पढ़ सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो जितना ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, समझ रहे हैं। नगेंद्र वाली किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बताई थी आप लोगों को प्रीवियस क्लास में, साहित्य का इतिहास वाले में, जो 7:30 से चल रही है। तो हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। ठीक है। तो इसमें देखिए, शुक्ल जी वाली किताब तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि शुरुआत यहीं से है। ये वाली किताब पढ़ सकते हैं आप लोग, थोड़ी सी मोटी है, नहीं पढ़ पाएंगे मैं बता दूंगा। और ये वाली किताब इसलिए पढ़नी है क्योंकि एक तो अभी इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग, साहित्य का इतिहास, तो इन्होंने विभाजन बहुत अच्छे से किया है, और सारी चीजें आपको एकदम क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगी। ठीक है। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग में पूरा विभाजन करके कि कौन से भाव प्रधान उपन्यास हैं, कौन से मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, कौन से मार्क्सवादी या प्रगतिवादी उपन्यास हैं। ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और उसमें सारे उपन्यासकारों के नाम आ जाएंगे। तो क्रमबद्ध है इसमें। दूसरा, इन्होंने रचना के बारे में भी बताया है, एक तो रचना का वर्ष एकदम क्लियर है, आपको पता चल जाएगा ईयर। दूसरा, रचना के बारे में बता रखा है इन्होंने, बहुत सारे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है आंटी ये, तो जरूर नहीं कि सिलेबस वाली चीजें हो, सिलेबस के बाहर पूछेगा कि ये कथन किस उपन्यास का है, और उस उपन्यासकार के 4 उपन्यासों के नाम दे दिया, और आपके सिलेबस में एक ही उपन्यास लगा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो वो काम कर सकता है, तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो पढ़ सकते हैं आप लोग, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा आराम से। 2 घंटे में अगर ओवरव्यू ले लेंगे तो इंपॉर्टेंट लाइनें एक बार हाईलाइट करके पढ़ लेंगे, परीक्षा में आएगा तो सही कर देंगे। तो रचना के बारे में है। दूसरा, रचना के बारे में मतलब रचना की जो संरचना है, जो टेक्स्ट है उससे, और उस रचना के बारे में कहीं कहीं रचनाकार के कथन भी दिया गया है। ठीक है। तो रचनाकार के कथन भी, और इसके साथ ही आलोचकों के कथन भी। सर इस बार एचपीएससी पूरा का पूरा रामचंद्र तिवारी पर आधारित था, बल्कि काव्य शास्त्र के जो प्रश्न थे वो भी हम्म। रामचंद्र तिवारी के, उनका जो काव्य शास्त्र संबंधित किताब है उसी से आया था। रामचंद्र तिवारी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो कोई भी पेपर बनाएगा तो उन्हीं से मिलेगा। कल मैंने देखा इन्होंने उपन्यास में कुछ छोड़ा ही नहीं है, और किताब का मेजर सेक्शन उपन्यास ही है। उपन्यास अब देखेंगे तो 1/5 पोर्शन उपन्यास ही है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, सब सब डाल दिया है। जब सब डाल दिया है तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, इसलिए किताब बहुत मोटी हो जाती है। स्टूडेंट के लिए इतना सारा पढ़ पाना भी तो मुश्किल है,
जैसे कुछ लोग होते हैं सब पढ़ा देते हैं और कहते हैं जो पढ़ाया था उसी से आया था। जब सब पढ़ा देंगे तो उसी में से आएगा, कहाँ से आएगा? बहुत मोटी किताब है, सेलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तक लेके भी तो जाना है। इतनी सारी चीजें दिमाग में जाने के बाद ओवरलोडेड हो जाएगा इंसान। ठीक है, तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, रचनाकार के कथन है, कहीं कहीं आलोचकों के कथन भी दिया है, तो वो पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे उपन्यास में नहीं दिया इन्होंने, कुछ कुछ में दिया। अगर सारे उपन्यास में दे देंगे तो हाँ, सेक्शन वाइज पढ़ सकते हैं, तो पूरी किताब उपन्यास पे हो जाएगी। अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है, क्योंकि किताब के पहले पेज पे उन्होंने लिख दिया है, इस किताब का उद्देश्य ही यही है कि आप लोग नेट जेआरएफ, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नेट परीक्षा के लिए प्रमाणिक और एकमात्र पुस्तक। तो इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग जितने भी हायर कमीशन के एग्जाम्स होते हैं और नेट का जो परीक्षा होता है उसके लिए, तो इस किताब को खरीद लीजिए, सब लोग अपने पास रख लीजिए। जब भी समय मिले, जब अच्छा ना लगे, लड़ाई झगड़ा हो जाए जिससे बातचीत होती है, तो इस किताब को उठा करके मन बहला लिया कीजिए। तो मनोरंजन की किताब, इसके ऊपर स्टिकर लगा दीजिए कि ये मनोरंजन की किताब है। और दिन भर में जब समय मिले, पति से झगड़ा हो गया तो किताब ले पलट के 15-20 पेज पलट दिया। गुस्सा ठंडा। किसी ने डांट दिया है, ले 20 पेज पढ़ लिया। तो एनर्जी को इस किताब पे लगाइए अपनी, कि गुस्सा आ गया, जैसे आज कुछ मन नहीं कर रहा है तो किताब पढ़ रहे हैं, फिर रामचंद्र उठाया लेके पढ़ लिया, रामचंद्र तिवारी की 25 पेज पढ़ लिया। ये कर सकते हैं आप लोग। ठीक। तो ये तो आपकी रीडिंग्स हो गई। अब आइए उपन्यास पे। इन किताबों के जो इंपॉर्टेंट कोट्स है वो लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को उपन्यास बताते हुए, तो वो लिख सकते हैं आप लोग। क्या है उपन्यास, किसे कहेंगे? तो आपको बताया मैंने कि गद्य जो है वो आधुनिक युग की शुरुआत से ही गद्य साहित्य शुरू होता है। और आधुनिक युग के शुरू होने की जो बात है, मध्यकाल के बाद आधुनिक युग शुरुआत होता है, जो कि भारतेंदु युग से शुरू होता है, आधुनिक काल होता है। ठीक है, इतिहासकार कहते हैं, इतिहास क्या है में, कि कोई भी काल जब शुरू होता है तो ऐसा नहीं है कि टर्निंग पॉइंट होता है और वहीं से शुरू हो जाता है, बल्कि काल इस तरीके से चलता है। तो एक समय में आधुनिक युग में ऐसा नहीं कि मध्यकाल की प्रवृत्तियां नहीं मिलेंगी या मध्यकाल में आधुनिक काल की प्रवृत्तियां नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है, मिलती हैं। लेकिन जो प्रवृत्ति मेन हो जाती है उसी के आधार पे उसका नामकरण कर दिया जाता है। शुक्ल जी भी यही कह रहे हैं। ठीक है, तो मध्यकाल की मूल्य क्या क्या थे, मध्यकालीन वैल्यूज क्या क्या थे, मूल्य क्या क्या थे? तो मध्यकाल में आप देखेंगे कि परलोक पे ज्यादा चिंता थी, परलोक। और आधुनिक युग आते आते इहलोक पे चिंता होने लगी। ठीक है, इहलोक का मतलब भौतिक, जो भौतिक जगत है आपका। आध्यात्मिक चिंतन ज्यादा था, आध्यात्मिक चिंतन। चिंतन के केंद्र में मध्यकाल में थे ईश्वर। आधुनिक युग आते आते चिंतन के केंद्र में आ गया मनुष्य और उसकी समस्याएं। ठीक है, मध्यकाल में जो चिंतन का तरीका था वो आस्था ज्यादा थे, आस्थावान, आस्था। और आधुनिक काल में आस्था का स्थान ले लिया तर्क ने। ठीक है, तो जब मनुष्य केंद्र में आया, मनुष्य की चिंताएं केंद्र में आई, तो लोगों का सोचने समझने का तरीका बदल गया। उसके पीछे कई सारे कारण थे। तो आधुनिक युग से पहले जो नव जागरण का समय था, और नव जागरण, वर्ल्ड लेवल पे पुनर्जागरण और फिर पुनरुत्थान, ये तीन टर्म्स हैं। ठीक है, और इस टर्म्स में ये था कि जो सामंतवादी प्रवृत्ति थी वो बदली। तो सामंतवाद, जो सामंतवादी व्यवस्था होता है, जो कृषि प्रधान समाज होता है, ठीक है, वहां पे सामंतवादी व्यवस्था होती है। तो जाति पात ज्यादा होता है, गांवों में जाति पात ज्यादा होता है, स्त्रियों की आजादी कम होती है। ठीक है, गांव का जो स्ट्रक्चर होगा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग और एक दक्षिण टोला बना रहेगा, जो निम्न जातियों को वहां पे रखा जाता है। तो गांव का पूरा स्ट्रक्चर सामंतवादी तरीके से होगा। ठीक है, सामंत होंगे उसमें, जमींदारी प्रथा होगी, कृषि होगा, शोषण ज्यादा होगा। ठीक है, इस गोदान में पूरी व्यवस्था दिखाई गई। उपन्यास आप लोग ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब उपन्यास आप लोग पढ़ेंगे तो ये सारे ही मुद्दे उन उपन्यासों में लिखे गए हैं। और अगर आप इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उस उपन्यास को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। कोई आलोचक क्या लिख रहा है, अभी तक आप ये पढ़ रहे थे, लेकिन जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे
तो वो आलोचक क्यों लिख रहा है ये भी आप समझ पाएंगे, और आप खुद किसी उपन्यास के बारे में लिखने की क्षमता रखेंगे। नामवर सिंह, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है, या जितने भी आलोचक हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो क्वेश्चन मार्क नहीं किए जा सकते, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क किए जा सकते हैं। और हो सकता है कि आप में से कल कोई इस तरह का एक बड़ा आलोचक बने, ठीक है। उसके लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए, सवाल उठाने का, क्वेश्चन पूछने का साहस होना चाहिए आपके अंदर। और वो साहस आता है चीजों के बुनियादी समझ से। जब तक आपकी बुनियादी समझ विकसित नहीं होगी और आपके मानसिक जगत में ये चेतना नहीं होगी कि हाँ मैं भी किसी उपन्यास की समीक्षा कर सकता हूँ, मैं भी कोई परिभाषा दे सकता हूँ, ठीक है, तब तक वो सारी चीजें नहीं आएंगी। उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप चिंतन करना शुरू करेंगे। तो टॉपिक को ऐसे पढ़ाना है जिससे स्टूडेंट उसमें चिंतन करे कि उपन्यास क्यों आया, उपन्यास को गद्य क्यों कहते हैं, ठीक है, और आधुनिक युग में ही क्यों उपन्यास आया, ठीक है। जो प्राचीन आख्यायिका की परंपरा है उससे जोड़ करके कुछ लोग क्यों बोलते हैं उपन्यास के विकास को, और कुछ लोग जो हैं वो नवजागरण से जोड़ करके बोलते हैं, जबकि एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, मध्य वर्ग के आने के बाद, पूंजीवाद के आने के बाद आया, ठीक है। तो अब देखेंगे कि चाहे भक्ति काल हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, कोई भी एक टॉपिक शुरू होता है, उसको लेकर के विभिन्न लोगों के विभिन्न पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। तो ये व्यू आते कहाँ से हैं, क्या कारण है कि एक ही चीज को लेकर के चार लोग चार तरह की बातें कर रहे हैं। तो इतिहास बोध कल आपने पढ़ा, ऐतिहासिक बोध के आधार पर उपन्यास को किन किन दृष्टियों से देखा गया, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो 7:30 बजे वाली क्लास है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बताया था मैंने कि इतिहास एक बड़ा गोला है, ठीक है, और इतिहास एक बड़ा गोला है और उसके अंदर आता है साहित्य का इतिहास, ठीक। तो उसके अंदर आएगा साहित्य का इतिहास, फिर उसके अंतर्गत आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और फिर अब आप उस गोले के अंदर भी चले गए हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं उपन्यास का इतिहास। तो ये उपन्यास का इतिहास कैसे पढ़ना है, ये व्यू डेवलप हो रही है साहित्य के इतिहास से ही, जो आपको 7:30 बजे क्लास में पिछले 2-3 क्लासेस से बताई जा रही है। और आज हम लोग साहित्य के इतिहास की क्या क्या चुनौतियां हैं उसको देखेंगे, और फिर सीधे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उठाएंगे, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फिर इस क्रम में जितने भी इंपॉर्टेंट साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं उन सभी की एनालिसिस करेंगे, समझेंगे उसमें क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया है, ठीक है। तो अभी आप उपन्यास का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उपन्यास का इतिहास लिखते समय लोग लिख रहे हैं तो सबका इतिहास बहुत अलग अलग है, ठीक है। शुक्ल जी क्या लिख रहे हैं, शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला साहित्य से प्राप्त हुई, ठीक है। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। ठीक है, शुक्ल जी इतना बढ़िया लिखते, इतना शानदार लिखते हैं। मतलब लिखते समय पता नहीं क्या करते थे वो, मजा आ जाता है इनको पढ़ करके। तो फिर से पढ़ रहा हूँ, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका, और इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। बताइए मीमांसा, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ सर, सर ये मैं ये पूछ रही हूँ कि सर इस बात को भी ज़रा सा मुझे क्लियर कर दीजिएगा कि उत्तर आधुनिक समय में जब इलियट उपन्यास का अंत की घोषणा करते हैं, जो आता है उत्तर, तो सर ये कौन सा मतलब किस परिस्थितियों की उपस्थिति, कहाँ हम लोग इतिहास, उपन्यास इतिहास का अंत और नहीं डेट ऑफ, उपन्यास का अंत। हाँ हाँ, वो उसी से जुड़ा जुड़ा हुआ है, इतिहास का अंत, उपन्यास का अंत, और डेथ ऑफ द ऑथर, लेखक की लेखक की मृत्यु। मृत्यु, हाँ। मृत्यु है। हाँ हाँ, तो वो अगला वही शुरू करेंगे, ठीक है। तो जी सर। अगला ये और सर उपन्यास करने के बाद आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, और उसके साथ ही जितने भी विमर्श वाले हैं वो करवा दूंगा मैं आप लोगों को, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, ये सारे टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। तो इस ये सब पढ़ सर लेंगे आप लोग। जी हाँ, सर ई-एच-कार वाली किताब का पीडीएफ है क्या सर ग्रुप में इत्तेफाक पीडीएफ है, हुआ उस है? ऑनलाइन मिल जाएगा, पीडीएफ गूगल में डालिए आप लोग, यस कर, अब मैंने डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ खुद आप लोग ढूंढें। गूगल ठीक है में सर। टाइप करना है, किताब का नाम लिख के इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया है, गूगल में टाइप करिए ई एच कार बुक हिंदी पीडीएफ,
बस इतना लिखना है। जी। आ जाता है, ठीक है, शेयर कर दूंगा मैं, परेशान मत होइए आप लोग। ठीक है सर। पतली सी किताब है, बनारस में रहने वालों को तो किताब मिल जानी चाहिए तुरंत, बनारस में तो सर अच्छे। अभी यहाँ मैंने पूछा था पर है नहीं। ठीक है, मैं शेयर टाइम कर दूंगा मीमांसा से, मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, आप लोग पढ़िए बस, मैं शेयर कर दूंगा। तो वो करेंगे उस पे बात, वो उत्तर आधुनिकता अभी सबसे एंडिंग आएगा, अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि उपन्यास क्यों शुरू हुआ, करेंगे उस पे बात। तो नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। ठीक है, तो ये कोटेशन आप लोग लिखना चाहेंगे कि किताब है आप लोगों के पास? उपन्यास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कोटेशन है सर। है ना? तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उसमें उपन्यास वाला जो शुरू हो रहा है सेक्शन, वहां से आप लोग देख सकते हैं। शुक्ल जी कहना ये चाह रहे हैं कि बांग्ला में जो उपन्यास था, लिख रहे थे लोग, उसका अनुवाद करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। और बांग्ला से पहले उपन्यास जो बांग्ला वाले कॉपी कर रहे थे, वो अंग्रेजी नॉवेल की कॉपी कर रहे थे, ठीक। तो कुल मिला के कॉपी का कॉपी, जैसे प्लेटो ने बोला अनुकरण का अनुकरण इसलिए त्याज्य है, कवियों को बाहर निकाल दो। तो कॉपी पेस्ट वाले से दिक्कत है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जो रामचंद्र तिवारी वाली किताब है, तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी आगे लिखते हैं जाकर के अपनी किताब में कि वस्तुतः प्रारंभिक हिंदी लेखकों का कथा रचना संचार अंग्रेजी नॉवेल और बंगला उपन्यास के साथ ही संस्कृत की कथा आख्यायिका तथा हिंदी की मध्ययुगीन प्रेम कहानियों के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित हुआ था। तो क्या क्या चीजें ऐड कर दिया इन्होंने, जब उपन्यास का आप समझ रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स थे? तो उपन्यास को लेकर के नंबर वन थिंग, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी वाली किताब पेज संख्या 147 पे पहला पैराग्राफ नीचे से छठी पंक्ति, ठीक है। नीचे से छठी पंक्ति किताब है आप लोगों के पास तो ओपन कर लीजिए, नहीं है तो खरीद दीजिए, बाकी मैं लिख दूंगा कोटेशन अभी यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दूं कोटेशन, कितने लोगों के पास किताब नहीं है हैंड रेज करे, ये वाली किताब कितने लोगों के पास नहीं है? सबके पास है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं लिख देता हूं, फिर इसके बारे में कर लेंगे। लिखिए इसको, शुक्ल जी सर वाला तो है सबके पास, वो लिख लिया आप लोगों ने, तो नंबर वन पे। सर हाँ बताइए। पेज नंबर कितना बताएं सर? 147 147 पहला पैराग्राफ नीचे से छठी पंक्ति, मतलब पहला पैराग्राफ के नीचे से छठी पंक्ति, एकदम नीचे से मत चले जाइएगा। तो शुक्ल जी वाला लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। नाटकों और निबंधों, तो मैं लिख देता हूं नाटकों और निबंधों डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आवश्यक प्रतीत हुए। कोटेशन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कोटेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट बताता और आगे बढ़ जाता है। तो कोटेशन लिखना जरूरी है, पूछेगा किस आलोचक का है तो बता पाएंगे आप। और पीएचडी में ही तरीका होता है कोटेशन देने का, पेज नंबर लिखने का, ठीक है। तो पेज नंबर 147, इसमें इन्होंने लिखा कि वस्तुतः प्रारंभिक हिंदी लेखकों का कथा रचना संसार अंग्रेजी नॉवेल और बंगला उपन्यास के साथ ही संस्कृत की
कथा आख्यायिका, कथा आख्यायिका तथा हिंदी की मध्ययुगीन प्रेम कहानियों के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित हुआ। सम्मिलित प्रभाव से निर्मित हुआ। ठीक है, और फिर आगे कह रहे हैं कि क्रमशः हिंदी उपन्यास प्राचीन संस्कारों से मुक्त होता गया, अब वो पूर्णतः अंग्रेजी का नॉवेल हो गया है। आज प्राचीन गद्य काव्य की कोई विधा इसे अपने भीतर समेट नहीं सकती है। ठीक है, तो रामचंद्र तिवारी क्या कह रहे हैं कि केवल बांग्ला नहीं बल्कि अंग्रेजी नॉवेल और संस्कृत की कथाख्यायिका और हिंदी की जो मध्ययुगीन प्रेम कहानियां हैं, इन सब के कंबाइन प्रभाव से उपन्यास आया। ठीक है, अब बच्चन सिंह को देख लेते हैं, वो क्या लिख रहे हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह वाली जो किताब है, नंबर 3, पेज नंबर 78, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह। सबके पास है ये किताब? ठीक, पेज नंबर 78। इसमें लिखते हैं बच्चन सिंह, पढ़ रहा हूं, सुनिए आप लोग। इस कालावधि में, उपन्यास टाइटल है और उपन्यास के अंतर्गत वो लिख रहे हैं, इस कालावधि में हिंदी उपन्यास में मनुष्य के नए मानसिक विकास और अंतर्विरोधों का इतिहास समाविष्ट है। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था में उलटफेर, तो आर्थिक व्यवस्था में उलटफेर, प्रेस, समाचार पत्र, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और नए व्यावसायिक वर्ग का उदय, मतलब मध्य वर्ग का उदय। ठीक है, आदि लिख दिया इन्होंने, मतलब इसके अलावा और भी कारण थे। आदि, नए व्यावसायिक वर्ग का उदय आदि के कारण जो मध्य वर्ग का उदय हुआ, ठीक है, या उत्पन्न हुआ, उसकी बहुमुखी तथा नई समस्याओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक नवीन साहित्यिक विधा की आवश्यकता हुई। एक नवीन साहित्यिक विधा की आवश्यकता हुई। ठीक है, यह विधा उपन्यास थी। यह विधा उपन्यास थी। ठीक, तो बच्चन सिंह क्या बता रहे हैं कि समाज जब बदला और बदलने के बाद जब नई व्यवस्था आई तो आर्थिक व्यवस्था में क्या हुआ, उलटफेर हुआ। प्रेस का आविष्कार, क्योंकि उपन्यास का संबंध सुनाने से नहीं है, पढ़ने से है, ये ध्यान रखना है। जो कहानी थे, कहानी सुनाए जा सकते हैं, उपन्यास सुनाया नहीं जा सकता है। अंग्रेजी में एकाध लोगों के उपन्यास सुनाए गए, उसके रीजन अलग थे, बाकी सामान्य तौर पे उपन्यासों को पढ़ा ही जाता है, सुनाया नहीं जा सकता है। कभी कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आओ बच्चों तुम्हें उपन्यास सुनाए। तो उपन्यास का संबंध पढ़ने से है, और पढ़ने के लिए
चीजों का छपना जरूरी है, क्योंकि जब छपेगा तभी तो पढ़ेंगे आप, किताबें जब छपेंगी तभी तो पढ़ेंगे, और किताबों को छपने के लिए चाहिए प्रेस। तो आपको पता है कि पहले प्रेस नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने के बाद इस तरह की क्रांति आई। तो सामंती समाज में जो कृषि व्यवस्था थी, जब ये कृषि व्यवस्था परिवर्तित हुई, गांवों से लोग पलायन करके नगरों की तरफ बढ़े, तो सामंती समाज, सामंत, गांव, कृषि, और कृषि छोड़ करके लोग बढ़े शहरों की तरफ, और शहरों में आकर के उद्योग धंधे शुरू हुए, और उद्योग धंधों से शुरू हुआ पूंजीवाद, और ये पूंजीवाद ने पैदा किया मध्य वर्ग, और ये जो कल कारखाने उद्योग धंधे, इसके कारण बने प्रेस का आविष्कार हुआ। तो मध्य वर्ग और प्रेस का आविष्कार, क्योंकि मध्य वर्ग ऐसा आया, मध्य वर्ग में कौन आता है? वकील, टीचर, दुकानदार, ये सारे लोग मध्य वर्ग में आते हैं, जो कहीं के नहीं है जो बीच के वर्ग है, न उच्च वर्ग है, न निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है। ठीक है, तो ये लोग आते हैं। तो प्रेस का आविष्कार हुआ, और प्रेस का आविष्कार अगर नहीं होता तो छपता नहीं। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर गोपाल राय लिख रहे हैं कि नवजागरण, नवजागरण के कारण जो समाज में आत्म मूल्यांकन का भाव पैदा हुआ, तो समाज परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और ये आत्म मूल्यांकन आप देखेंगे कि पुनर्जागरण या जो रेनेसा है वर्ल्ड लेवल पे पहले आया, उसके बाद बंगाल में आया नवजागरण, और फिर हिंदी प्रदेश में आया नवजागरण। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज बंगाल होकर के ही आए, तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान शिक्षा तर्क लेकर के आए, साथ में भारत में भी था, इसीलिए भारत में उसको पुनर्जागरण बोला गया। कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था तर्क क्या होता है, ज्ञान विज्ञान क्या होता है, हमें पता था, लेकिन हम सो गए थे, अब हम फिर जाग गए हैं। तो पुनर्जागरण या नवजागरण में आपको बताया था मैंने कि नए तरीके से जागना, ऐसा नहीं कि हम जानते ही नहीं, हम जानते हैं, लेकिन अब फिर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आत्म मूल्यांकन का भाव आपको बताया था मैंने कि दो परिस्थितियों में आता है, भक्ति आंदोलन के समय में और आधुनिक काल के समय में। आत्म मूल्यांकन का भाव कब आता है? जब दो संस्कृतियां आपस में टकराती हैं। ठीक है, और उस टकराहट के कारण, जैसे आप घर छोड़ करके आप गांव में रहते हैं, और गांव छोड़ करके आप दिल्ली आए पढ़ने के लिए, और आपका एक बैचमेट है जो पंजाब से आया है। ठीक है, और आप हैं लड़की, तो बिहार में, यूपी में लड़कियों के लिए शराब पीना बहुत बड़ी बात है, मतलब शराब पी लें तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। और पंजाब में सुबह उठते ही पहले पटियाला पैक बनता है। मैं एक शादी में गया था, बहुत प्रचलित शादी है, नाम नहीं बताऊंगा, लोकेशन बता रहा हूँ, अगर किसी को पता होगा समझ जाएगा। तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट रिसोर्ट में शादी हुई थी उनकी। तो लड़के वाले संजोग से, मैं लड़की वाले की तरफ से गया था, लड़के वाले पंजाब से थे। तो सुबह सुबह हल्दी का प्रोग्राम था, तो सुबह सुबह सब लोग, हल्दी में पूजा होता है, पीले कपड़े पहन के आते हैं, हम लोग भी पीले कपड़े पहन के सुबह सुबह गए। उधर लड़के वाले बढ़िया डीजे चल रहा है, और बढ़िया सब लोग पैक लेके खड़े गिलास में। लड़कियां औरतें सब लेके खड़ी हैं। अब समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है? ये दूसरी संस्कृति है। पंजाब में सामान्य बात है, पीते हैं लोग। राजस्थान में एक बार मैं शादी में गया था, जैसलमेर में, दोस्त के भाई की शादी थी, और उस शादी में मुझे एक भी लड़की नहीं दिखी, एक छोटी बच्ची भी नहीं दिखी, सारे पुरुष थे। एक टेंट लगा था जिसमें खाने की व्यवस्था थी, बढ़िया खाना बना था, नॉनवेज वेज सारा था, और मिठाइयों में एकदम घी टपक रहा था, उसमें एकदम घी में ही सब कुछ बना हुआ था। और एक टेंट बढ़िया लगा था जिसमें डीसीएम से उतर रहे थे बोतलें। समझ पा रहे हैं आप लोग? सारे मतलब सब पी रहे हैं बैठ करके, काका मामा चाचा पापा सब पी रहे हैं। मैंने कहा यूपी बिहार में तो पापा के सामने पी रहे हैं, तो फिर क्या हालत हो जाए। समझ रहे? ये है संस्कृति। तो जब दो संस्कृतियां आती हैं, जब दो विभिन्न आचार विचार रहन सहन के लोग आते हैं, तो उनमें क्या होता है? पहले आपस में टकराहट होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक कॉमन पॉइंट पे सहमत हो जाते हैं, और फिर एक नई संस्कृति बनती है, जिसको सुकरात ने बोला कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया। तो ये सिंथेसिस का दौर है, ये संक्रमण का दौर है, नवजागरण का जो दौर है। ठीक है, इसमें आत्म मूल्यांकन का भाव आ रहा है, और क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग कि विधवा विवाह क्यों नहीं होना चाहिए, लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, नीची जातियों को क्यों नहीं सार्वजनिक स्थानों पे जाना चाहिए, हम क्यों पिछड़े हुए, हम गुलाम क्यों हैं, अंग्रेज हम पे शासन क्यों करेंगे। और ये सारे मुद्दे थे, और इन मुद्दों को लेकर के
जो विचार उत्पन्न हो रहा था, भाव नहीं विचार, क्योंकि आत्म मूल्यांकन जब आप करते हैं तो आप चिंतन करते हैं, सोचते हैं, और जब आप सोचते हैं तो विचार प्रकट करते हैं, ठीक है। और इन विचारों से सबको अवगत कराना था, सारे समाज को अवगत कराना था, क्योंकि सबको जगाना था, जागरण करना था, जगाना था, और जगाने के लिए विचार चाहिए। और वो विचार के अभिव्यक्ति के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे जो दृश्य प्रधान नाटक वगैरह किए गए, इसलिए किए गए, ठीक है। भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी इसलिए लिखे गए क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको भी जगाना है। पढ़ तो नहीं सकते हैं लेकिन देख तो सकते हैं। उपन्यास का संबंध मध्य वर्ग से क्यों होता है? क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग होता है, और पढ़ा लिखा वर्ग ही उपन्यास पढ़ पाएगा। जो कालाक्षर भैंस बराबर उपन्यास कैसे पढ़ेगा? इसलिए उपन्यास तब नहीं हो सकता था। धीरे धीरे जैसे मध्य वर्ग बढ़ता गया, औद्योगिकरण होता गया, तो सामाजिक संरचना पूरी बदली और एक नए विधा की जरूरत महसूस हुई, जो उपन्यास थी। बच्चन सिंह यही लिख रहे हैं, बाकी लोग भी इसी तरह की चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। तो जगाना था, जगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? निबंध लिखेंगे, तो आधुनिक काल में निबंध लिखा लोगों ने। पढ़े लिखे लोग नहीं है तो नाटक एकांकी उनको करिए ताकि वो देख पाए, ये सारी चीजें की गई। उपन्यास, उपन्यास लिखा गया, ठीक है। तो उपन्यास का बेसिक मतलब क्या है? पहला लाइन अगर कोई पूछे कि उपन्यास क्या होता है, तो आप ये बता पाएंगे कि उपन्यास आधुनिक काल की उपज है। तो नंबर वन थिंग, उपन्यास एक आधुनिक विधा है, आधुनिक विधा है। जो लोग ये कहते हैं कि प्राचीन आख्यायिका का विकास है, तो आपको सीधे ये बताना है कि उपन्यास का संबंध यथार्थवाद से है, यथार्थवाद से है, ठीक है। उपन्यास का सीधा संबंध यथार्थवाद से है, अनिवार्य रूप से यथार्थवाद से है, इहलौकिक जीवन से है, यथार्थ घटना से है, ठीक है। क्योंकि उपन्यास का अगर आप विच्छेद करेंगे तो उप और प्लस न्यास से मिलकर के बना है, ठीक है। उपन्यास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब कि जो निकट हो, और न्यास का मतलब कि जो थाती, मतलब वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। तो उपन्यास का मतलब जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, ईश्वर जीवन के नहीं, सामाजिक जीवन के, ध्यान रखना है। तो आधुनिक और मध्यकाल का जो विभेद बताया आपको, जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, अत्यंत निकट, निकट नहीं, अत्यंत निकट हो, ठीक है, अत्यंत निकट हो। और इसीलिए इसको आधुनिक युग का महाकाव्य बोला गया, ठीक है। इसीलिए उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि उपन्यास में जो जिस सामाजिक जीवन का वर्णन किया जाता है, उसको गहरे स्तर पे जाकर के दर्शक के सामने लेके आया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे गोदान या महिलांचल, महिलांचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने एक अंचल विशेष पूर्णिया के मेरीगंज गांव की पूरे अंचल को, उसमें जो भी चीजें हैं सबके साथ बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत कर दिया कि जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि वो अच्छा है, बुरा है, उसमें क्या है, क्या नहीं है। और वो भूमिका में लिखते भी हैं कि एक अंचल विशेष को उसके पूरे पूरे संपूर्णता के साथ ला करके उपस्थित कर दिया है, ठीक है। ये है उपन्यास। जो अब गोदान में ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, आजादी के पहले के ग्रामीण परिवेश को पूरे संपूर्णता में ला करके प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। बताइए मेहमान से कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर, क्या उपन्यास में अति यथार्थ भी होता है? जो अति यथार्थवाद चला बाद में विचारधारा के तौर पर, तो क्या उपन्यासों में भी ये अति यथार्थ दिखता है? क्योंकि जैसे तिरिश वगैरह है, जो इनकी उदय प्रकाश जी की कहानियां हैं, तो ये तो खैर कहानियों की बात हुई। कहानियों में तो अति यथार्थवाद दिखता है, लेकिन क्या उपन्यासों में भी अति यथार्थवाद का क्या कोई रूप अ, है उस तरह से? क्वेश्चन आपके समझ गया मीमांसा, लेकिन अभी इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अभी उपन्यास क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें आती है, इस पे हम बात कर रहे हैं। आप एडवांस लेवल पे चल रही है, तो आपके दोनों नहीं, क्वेश्चन दरअसल सर मैं आपसे बताऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा। अभी जो सभी स्टूडेंट्स का ना एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, फिर अगली क्लास में इस सब टॉपिक में ले लूंगा, ठीक है। तो ठीक है ये सर, जो क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन था बात कर वो भी, रहे थे ना, आप यथार्थ पर बात कर रहे थे, तो दिमाग में तुरंत आया, तो मैंने कहा पूछ लूं।
बाकी हाँ, आप यथार्थ में मैं आराम से इसलिए बात पूछिए। कर रहा था क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि उपन्यास आख्यायिका से संबंध जोड़ते हैं, तो यथार्थ से कहने के पीछे ये था क्योंकि अगला लाइन में आपको ये बताने वाला था कि इसी मामले में उपन्यास जो प्राचीन आख्यायिका है उससे अलग है, क्योंकि वहां पे कल्पना भी होता है। ठीक है, उपन्यास में यथार्थ होता है, अति यथार्थ यथार्थ के बाद का स्टेप है। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। जैसे उत्तर आधुनिकता जो है वो आधुनिकता के बाद का है, तो उस पे हम लोग बात करेंगे। यथार्थवाद क्या होता है, अति यथार्थवाद क्या होता है, मानववाद क्या होता है, सारे सारे हैं ये। क्योंकि इन सबको पढ़े बिना जब आप उपन्यास का, प्रेमचंद उत्तर युग में उपन्यास का जब विभाजन पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे जैसे मार्क्सवाद तो बता दिया आप लोगों को, मनोविश्लेषणवाद बता दिया है, लेकिन मानववाद क्या होता है और गांधीवाद और मानववाद में क्या, क्योंकि उस मानववादी उपन्यासकार हैं। उसी तरह से यथार्थवादी, अति यथार्थवादी। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आएंगे अभी, तो उसको मैं प्रेमचंद उत्तर युग के दौरान आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चूंकि आज पहली क्लास है इस पे, तो एक बार बेसिक क्लियर हो जाए फिर एडवांस क्वेश्चन आप लोगों का लेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, पूछना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, बता दूंगा अभी। तो अभी जो यथार्थ कहने का मतलब ये था कि जो आख्यायिका होती है, जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग उपन्यास पे आख्यायिका का असर मानते हैं, तो उपन्यास और आख्यायिका में जो बेसिक अंतर होता है वो यही होता है कि आख्यायिका केवल गद्यात्मक नहीं होती है, कथात्मक भी हो सकती है। तो गद्यात्मक के साथ साथ कथात्मक भी हो सकती है, और यहाँ पे केवल यथार्थ नहीं कल्पना भी हो सकता है। तो दो अंतर याद रखिए, आप लोग बता दीजिएगा। उपन्यास गद्य होता है और उपन्यास का संबंध सामाजिक जीवन के यथार्थ से है। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें लिखिए कि उपन्यास अनिवार्य रूप से यथार्थवाद से संबंधित होता है। ठीक है, यथार्थवाद क्या होता है ये बताऊंगा आप लोगों को। यथार्थवाद से संबंधित होता है। ठीक है, यथार्थवाद से क्यों संबंधित होता है, क्योंकि अभी आपको बताया कि इसमें इहलौकिक जीवन का वर्णन होता है। तो इहलौकिक जीवन की जो समस्याएं हैं, जो चीजें हैं वो आती हैं, और ये इहलौकिक जीवन का वर्णन होने का मतलब कि जो हमारे साथ घट रहा है, जैसे किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, महिलाओं की समस्या, दलितों की समस्या, ठीक है, पूरे गांव की समस्या, देश की समस्या, राष्ट्र की समस्या। तो इसका संबंध यथार्थ घटना से, जो हमारे साथ घट रहा है वो यथार्थ है, यथार्थ घटना से है। ठीक है, और यही कारण है कि जो उपन्यास में जो चीजें होती हैं वो इतिहास के तथ्यों से प्रभावित होती हैं, इतिहास के तथ्यों से प्रभावित होती है। ठीक है, क्योंकि यथार्थ घटना से है, तो जो दृष्टिकोण है, इसीलिए उपन्यास में इतिहास बोध क्या है उपन्यासकार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां से शुरू होता है। तो उपन्यास एक आधुनिक विधा है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आधुनिक विधा क्यों है, क्योंकि आधुनिक युग में एक रीजन जो आपने देखा कि नवजागरण के दौर में बहुत सारी जो चीजें चल रही थी, सामाजिक संरचना बदला इससे, और सामाजिक संरचना बदलने के साथ ही पूंजीवाद प्लस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मध्य वर्ग का उदय और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, ये बड़े कारण थे जिसकी वजह से उपन्यास इस आधुनिक काल में आकर के शुरू होते हैं, लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। ठीक है, सर रामचंद्र तिवारी वाला कोटेशन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ना, मैं स्क्रीनशॉट लूंगी उसका। ये है रामचंद्र तिवारी वाला कोटेशन। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। गोपाल राय वैशाली का वो भी लोग, गोपाल राय ने काफी शानदार इस पे काम किया है और काफी प्रचलित काम है, तो उस पे कल मैं थोड़ी देर बात कर लूंगा, कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में गोपाल राय को बता देंगे, और इसके साथ ही उपन्यास का जो विकास की प्रक्रिया है उसको समझेंगे। प्रेमचंद पूर्व युग से लेकर के प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग, समकालीन, ठीक है,
और आईसीटी के दौर में भी उपन्यास तो आईसीटी वाला भी देख लेंगे। अभी 7:30 बजे से हिंदी साहित्य की जो क्लास हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप लोग आज अटेंड करेंगे तभी कल इस विकास प्रक्रिया को समझ पाएंगे बहुत गहरे स्तर पे जाकर के। इसलिए जितने भी लोग इस क्लास में है वो लोग 7:30 बजे आएंगे आज, ठीक है? क्योंकि आज साहित्य का इतिहास की क्या क्या चुनौतियां होती है वो लिखूंगा, और जब उन चुनौतियों को आप समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हिंदी के जो प्रेमचंद पूर्व युग के जो उपन्यास हैं उसको लेकर के क्यों डिबेट होता है, क्यों कोई परीक्षा गुरु कह रहा है, क्यों कोई कुछ और कह रहा है। तो इतिहास लेखन में क्या क्या चुनौतियां आती है वो चुनौतियों का दरअसल वो लोग सामना कर रहे हैं, ठीक है? शुक्ल जी यही लिख रहे हैं अपनी किताब में, बाकी लोग भी यही लिख रहे हैं। तो आज वाला जो चुनौतियां बताऊंगा क्या क्या चुनौतियां आती हैं, तो वो अगर क्लियर रहेगा तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है? तो आइए 7:30 बजे हिंदी साहित्य की क्लास में मिलते हैं। अभी आप हिंदी साहित्य के जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान दें कि 2 क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, तो पैरेलली 2 टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। यूनिट 2 ऊपर चल रहा है, यूनिट 6 नीचे चल रहा है, ठीक है? तो हिंदी साहित्य बहुत अच्छे से करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का एक्टिव सपोर्ट चाहिए। तो जितनी चीजें बोली जा रही हैं आप लोग करके आएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग और शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं,